Good morning, students. Today, the first chapter of history. The name of the chapter is When, Where and How. तो अब हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7 में मेडिएवल हिस्ट्री। अब हम क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है, टाइटल है व्हेन, वेयर एंड हाउ, तो कब, कहाँ और कैसे। तो हम लोग इसको जानेंगे कि कैसे जो है हिस्ट्री को पीरियड में बांट दिया था ब्रिटिशर्स ने, उसको जानेंगे, और हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, अपने अपने बुक्स को लीजिए और हम आते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड हाउ पीपल लिव्ड ईयर्स अगो। तो हिस्ट्री क्या है? खजाना है इंफॉर्मेशन का, जो घटनाएं हमारे पास्ट में हुई और कैसे पीपल हजार पहले रहते थे। तो वर्ड हिस्ट्री का बहुत सारा मीनिंग है। अब ये एक अकाउंट है पास्ट इवेंट्स का, सीक्वेंस ऑफ टाइम, ये स्टडी है इवेंट्स का, उनका कॉज क्या था, उनका रिजल्ट क्या हुआ, और ये सब चीज़ को प्रिजर्व जो है रखा गया, ये याद रखा गया पास्ट के बारे में। पहले हिस्ट्री जो कि मतलब कहा जाता था केवल एक मतलब कि रिकॉर्ड था डेट्स का, मेजर पार्ट इसका डील करता है राजाओं, बड़ी बड़ी घटनाओं और लड़ाइयों से, बैटल से। अब जो ट्रेंड है हिस्ट्री के लिखने का वो चेंज हुआ। हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं कॉमन पीपल के बारे में भी, यानी जो साधारण लोग होते हैं, राजा के अलावा आम जनता जो होती थी उसके बारे में भी, उनका जीवन कैसा था, उनकी जीविका क्या थी, और वो महल जिसमें वो रहते थे। जब हिस्टोरियंस ने लिखा कि कैसे एक सोसाइटी चेंज हुआ ओवर टाइम, तो ये लोग फिक्स नहीं कर पाए एक डेट जो चेंजेस के लिए जो हुआ था ओवर टाइम। चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और कोई खास डेट इसमें मार्क नहीं है। खास पीरियड रादर देन डेट्स वो यूज़ किया गया है ताकि डिस्क्राइब करे इन चेंजेस को। तो सबसे पहले हम देखें, जैसा मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री को पीरियड वाइज बांटा गया। तो जैसे जैसे टाइम हुआ तो डिफरेंट पीरियड पास्ट का वो जाना गया पीरियडाइजेशन। ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल थे, तो उन्होंने इंडिया के जो पास्ट था उसको 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो ये मतलब कि क्यों किया, ये जो है उसने पीरियड में क्यों बांटा, तो इसका एक मेजर मतलब फ्लॉ था, उसने डिवाइड किया जो पीरियड था हिस्ट्री का, और आधार था उसका रिलीजन। ये नहीं कि पुराने शासक कैसे थे, वो हिंदूज थे, और मतलब कि हर मेडिएवल इंडियन रूलर्स वो मुस्लिम था। जेम्स मिल ने कोशिश की कि वो ब्रिटिश रूल को आगे बढ़ाएगा, ग्लोरीफाई करेगा और उसको बताएगा कि बेस्ट पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का। ये अगेन इनकरेक्ट था, जैसा कि उसने कहा हाई ऑफ ब्रिटिश रूल था और उसने अंडरमाइन कर दिया अदर टू पीरियड्स को। अब एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, हिस्टोरियन आजकल डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड में। तो क्लास 6 में हमने एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा, क्लास 7 में हम लोग मेडिएवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री वो पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियड इंडिया में मार्क हुआ कब? जब यूरोपियन ट्रेडर्स का अराइवल हुआ इंडिया में, दैट इज़ इन द 18th सेंचुरी AD, यानी 18th सेंचुरी AD में हम लोग मार्क करेंगे कि यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में अराइव किया। अब जो है यूरोप में क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया था 16th सेंचुरी AD में, जो सूचित करता है कि एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड वो शुरू हो गया था अलग अलग देशों में, और अलग अलग जो शुरू हो गया था अलग अलग सेंचुरीज़ में, सदियों में, और अलग अलग जो देश थे वर्ल्ड का। मॉडर्न पीरियड में बहुत सारा ट्रेडिंग कंपनीज उसका फॉर्मेशन हुआ यूरोप में कि वो ट्रेड करे इंडिया के साथ और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका में भी। ये ट्रेडिंग कंपनीज मेनली वो थे पोर्टुगल के, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क। अब
पोर्टुगीज़ जो है वो अगुआ बन गए कि उसने सी रूट निकाला इंडिया के लिए, रूट निकाला। तो सबसे पहले आया सी रूट जो जिसके कि खोजने वाले थे वो वास्को डी गामा थे, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर किया इसको 1498 एडी में। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसका फाउंडेशन हुआ ताकि वो ट्रेड को कैरी ऑन करे केवल ईस्ट के साथ, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड थे केवल यहाँ जो मसाला प्रोड्यूस होता था ईस्ट इंडिया में, स्पाइसेस। फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कि वो ट्रेड करेगा इंडिया और ईस्ट इंडीज़ के साथ। इंग्लिश उत्सुक बन गए कि वो ट्रेड करेगा एशियन कंट्रीज़ के साथ। अब इन्होंने संगठित किया एक कंपनी ताकि वो ट्रेड करे ईस्ट के साथ। नेम जो था इस कंपनी का वह हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, ब्रिटिश पावर का यहाँ राइज हुआ, उत्थान हुआ। ब्रिटिश शुरू में आए थे इंडिया ट्रेडर के रूप में। कंट्री ने गवाही दी, पॉलिटिकल अस्थायित्व आया इस पीरियड में। लेटर मुगल्स कमज़ोर शासक थे। अब मराठा जो है वो पराजित हो गए थे, जो थर्ड बैटल था पानीपत का। कोई भी स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था कंट्री में, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा लिया ऐसी स्थिति का और डिसाइड किया कि इंडिया को अपना कॉलोनी बसा लेगा। कॉलोनी किसको कहते हैं, तो उस जगह को कहते हैं जो कि कोई भी कंट्री जब किसी भी जगह में अपना शासन कर लेती है और वह जगह उस मतलब कि गवर्नमेंट के अधीन आ जाता है, वो कॉलोनी कहलाता है। तो जब वन कंट्री बाय अनदर जो उसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल चेंजेस मतलब कि लाने लगता है, वह कहलाता है कॉलोनाइजेशन। जिसने भी दूसरे राइवल ट्रेडिंग कंपनीज थे वो डिफीट होने लगे एक एक करके। मेन एम था ब्रिटिशर्स का कि कॉन्कर करेंगे इंडिया को और एक्सप्लॉइट करेंगे इंडियन रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए। लैंड रेवेन्यू बढ़ गया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वो भी ख़त्म होने लगा। तो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल वो एक्सपोर्ट हो जाता था इंग्लैंड को और इंडियंस को फोर्स किया जाता था कि वह फिनिश्ड गुड्स खरीदें। इसका परिणाम क्या हुआ कि इंडिया के वेल्थ का ड्रेन होने लगा, यानी पानी की तरह बहने लगा। तो कॉलोनियल पीरियड और सोर्सेज क्या था इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ कोई भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडर्न पीरियड का नहीं है। इनको ग्रुप किया है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में। प्राइमरी सोर्सेज कौन सा है, तो ये जो ओरिजिनल है या क्रिएट हुआ उस समय जो घटना पीपल के द्वारा और जिन्होंने गवाही दी इस घटना की। तो इसमें पहला आता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ब्रिटिशर्स ने मेंटेन किया था रिकॉर्ड इन सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का, प्लान्स का, पॉलिसीज़ का। गवर्नमेंट ऑर्डर, एक्ट और अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट का वो भी रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड रूम को बनाया गया था हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में ताकि वो बचा के रख सके डॉक्यूमेंट्स को। नंबर ऑफ ऐसा डॉक्यूमेंट्स अब प्रिजर्व है। नेशनल आर्चीव जो है इंडिया में, आर्चीव क्या है, एक स्टोर हाउस है। तो नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। सर्वे का मतलब है स्टडी करना या इन्वेस्टिगेट करना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ताकि हासिल करें एडिशनल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ब्रिटिश ने सर्वे शुरू किया इंडिया में। ब्रिटिश कंडक्ट करने लगा बहुत सारा सर्वे, जोग्राफिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, बोटानिकल, जूलॉजिकल और फॉरेस्ट सर्वे। एक सेंसस को कैरी आउट किया, माने एक बार सेंसस लेता था। सेंसस क्या है, जनगणना। तो ये करता था हर 10 साल में। तो सेंसस एक ऑफिशियल काउंट है पीपल का जो एक कंट्री में रहते हैं। फिर आया नंबर सी में मॉन्यूमेंट्स आया। तो ब्रिटिश ने कई मॉन्यूमेंट्स बनाए जिसने योगदान दिया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स न्यू दिल्ली में वो है पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो बनाया बॉम्बे में इस पीरियड के दौरान वह है बॉम्बे हाई कोर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और गेटवे ऑफ इंडिया। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का ब्रिटिश के बारे में। अब कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज भी है। तो अकाउंट जो है कॉमन पीपल का जो जिंदा थे इस पीरियड के दौरान, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है स्टडी का जो कि मॉडर्न पीरियड में। डायरीज जो है पीपल का, अकाउंट्स जो लिखी गई थी ट्रैवलर्स के द्वारा
और ऑटोबायोग्राफीज पीपल के द्वारा वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज है इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड हैंड अकाउंट है घटनाओं का, ये अक्सर कलेक्ट होता है, एक साथ रखता था पीपल जो स्टडी करते थे प्राइमरी सोर्स को। सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड करता है रिपोर्ट्स, रिव्यूज़, आर्टिकल्स, बुक्स और फिल्म्स। बहुत सारे प्लेज और नॉवेल्स वो हमें क्लियर पिक्चर देता है कॉलोनियल शासन का। बंकिम चंद्र ने लिखा आनंदमठ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा भारत दुर्दशा, दादा भाई नरोजी ने लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दीनबंधु मित्रा ने लिखा था नील दर्पण। फिल्म्स जैसे लगान, शहीद भगत सिंह और मंगल पांडे वह भी सेकेंडरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का। इस तरह से ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर और सब बता देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।